जब हम अपने बच्चे के भविष्य के बारे में सोचते हैं तो लड़की का भविष्य जो होता है उसके आने वाले कल के ऊपर डिपेंड करते हैं। यानी कि हम सोचते हैं कि हमारी बेटी को कैसा घर मिलेगा, हमारी बेटी को कैसा पति मिलेगा। और अगर यहीं पर लड़की की बात करें तो अगर उसका हम भविष्य सोचते हैं तो घर वाले जो होते हैं वे सोचते हैं कि हमारा बेटा पढ़ लिख कर कामयाब बन जाए, हमारा बेटा इस काबिल बन जाए कि अगर कोई भी लड़की उसके पास आती है, यानी कि उसके ब्याह कर उसके घर आती है, तो वो उसे काफ़ी खुश रखे, उसको आराम से रखे। यहीं पर लड़की की बात करें तो लड़की को भी ऐसे ही रखा जाता है। लड़की को हम कामयाब बनाना कम सोचते हैं, लेकिन उसे आने वाले कल के लिए ज़्यादा सोचते हैं। उसे सोचते हैं कि वो जब पराए घर जाएगी, पराए घर जाने के बाद उसे अगला घर कैसा मिलेगा, उसका पति कैसा मिलेगा। लेकिन यहाँ पर माँ बाप जो होते हैं वो कुछ अलग तरीके के होते हैं। यहाँ पर माँ बाप की जो नीयत होती है वो कुछ अलग तरीके की होती है। हम यहाँ पर बाप को तो नहीं कह सकते, लेकिन माँ की जो नीयत होती है वो कुछ अलग तरीके की होती है। माँ जो होती है पहले तो अपनी बेटी के लिए खुद रिश्ता लेकर आते हैं। रिश्ता लेकर आने के बाद जो अपनी बेटी का रिश्ता पक्का कर देती है, पक्का कर देने के बाद वो इतनी खुश भी होती है कि उसकी बेटी का ब्याह हो रहा है, उसकी बेटी की एक ऐसे लड़के से शादी हो रही है जो खाता भी है, कमाता भी है और आराम से बहुत खुश रखेगा। माँ जो होती है वो बहुत खुश होती है और वो इतनी खुश होती है कि उसकी बेटी को एक अच्छा दामाद, मतलब कि उसकी बेटी को एक अच्छा पति मिल रहा है और उसे एक अच्छा दामाद मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर ये नहीं पता था कि इसकी जो मान लेकिन यहाँ पर किसी को ये भी नहीं पता था कि वो जो माँ है वो अपने ही दामाद के साथ कुछ ऐसा करने वाली है। वो अपने दामाद के साथ भागने वाली है और अपने दामाद के साथ कुछ ऐसा प्यार का किस्सा रचाने वाली है। अपने दामाद के साथ भागने की कुछ ऐसी कहानी सुनाने वाली है। अपने दामाद के साथ रहने की वजह कुछ उसकी ऐसी होगी, ये किसी को नहीं पता था। ये उसकी बेटी को भी नहीं पता था कि उसकी माँ उसके साथ ऐसा करने वाली है। आखिरकार वो उस लड़के को पहले से ही जानती थी या फिर वो उसके साथ कुछ और हुआ था। इसमें शामिल होता है तो उसका पति भी होता है। आखिरकार इसमें शामिल उसका पति क्यों होता है, सबसे बड़ा हाथ उसका क्यों होता है अपनी बीवी को भगाने में, ये जानने के लिए बने रहिए इस कहानी के साथ, इस घटना के साथ। चलिए तो बिना देरी के इस घटना को शुरू करते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हर हर महादेव। मेरा नाम रूपा है और आज की ये घटना उत्तर प्रदेश का एक जिला लगता है अलीगढ़, और यहीं का एक थाना लगता है मंदराज, और यहीं का एक गाँव लगता है मोहरपुर कशायत। दरअसल यहाँ पर एक महिला रहती है जिसका नाम सपना देवी होता है। सपना देवी का जो पति होता है उसका नाम जितेंद्र होता है। वो सपना देवी जो होती है उसकी बेटी की शादी के अभी सिर्फ 9 ही दिन बाकी रहते हैं। जब 9 दिन बाकी रहते हैं तभी अपने पति से कहती है कि आज 6 अप्रैल हो गई है और 6 अप्रैल मेरी बेटी की जो शादी है वो 16 अप्रैल को, और तुम नहीं बैठे हुए हो, ना ही तो मेरी बहन के यहाँ पर कार्ड गया है, ना ही कहीं पर गया है, तुम कार्ड देने क्यों नहीं जाते हो। तभी उसका जो पति होता है वो सोचता है कि ये सही कह रही है, इसकी बहन के यहाँ पर भी कार्ड नहीं गया है। तभी वो कहता है कि ठीक है, मैं आज कार्ड देकर आ जाऊँगा। वो कार्ड देने के लिए निकल जाता है। जब कार्ड देने के लिए निकल जाता है तभी उसकी जो पत्नी होती है यानी कि सपना देवी होती है अपनी बेटी से कहकर जाती है, उसकी बेटी का नाम शिवानी होता है, शिवानी से कहकर जाती है कि बेटा मैं अभी आ रही हूँ, मार्केट तक जा रही हूँ। अब जैसे उसका जो पिता होता है वो घर लौटता है, यानी कि लड़की का पिता जब घर लौटता है तो अपनी बेटी शिवानी से पूछता है कि बेटी तुम्हारी माँ कहाँ है, क्योंकि वो घर जो पहुँचता है वो 8:30 के करीब पहुँचता है, रात का समय होता है। तो उसकी जो बेटी होती है वो कहती है कि पिताजी मम्मी जो होती शाम के 3 या 3:30 बजे होंगे, वो मार्केट जाती है लेकिन अभी तक घर नहीं आई है। जब उसका पिता ये बात सुनता है तो परेशान हो जाता है, चिंतित हो जाता है और सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आखिरकार इतनी देर मार्केट में कर क्या रही है। तभी वो उसे फ़ोन मिलाता है। फ़ोन मिलाने के बाद उसे कहता है कि तुम कहाँ पर हो। तो उसकी पत्नी जो होती है वो कहती है कि मैं आ रही हूँ, रास्ते में हूँ। वो उसे सुकून मिलता है, थोड़ा सा अपनी बेटी से बताता है कि तुम्हारी मम्मी जो है रास्ते में वो आ रही है। उससे पूछने की कोशिश करता है लेकिन वो कहती है कि मैं आकर तुम्हें सारी बातें बताऊँगी, तुम अभी फ़ोन रखो। वो फ़ोन रख देता है। 1 घंटा बीत जाता है। जब 1 घंटा बीत जाता है, 9:30 बज जाते हैं। उसे लगातार बार बार फ़ोन कर रहा था। वो बार बार यही बात कह रही थी कि मैं आ रही हूँ। लेकिन जब 9:30 के करीब टाइम हो जाता है, जब टाइम हो जाता है तो एक बार फिर से फ़ोन करता है तो देखता है कि फ़ोन जो है उसका बंद हो चुका है। जब फ़ोन बंद हो चुका है तभी वो उसे सोचने में ज़्यादा देर नहीं लगती कि उसकी पत्नी जो है कहीं और जा चुकी है, उसकी पत्नी उससे फरार हो चुकी है, अब उसके साथ नहीं रहना चाहती है। वो ये सोचने में ज़रा भी टाइम नहीं लगाता। तभी वो अपने दामाद को कॉल करता है। उसके दामाद का नाम जो होता है राहुल को कॉल करता है। राहुल जब फ़ोन उठाता है तो वो कहता है कि मेरे साथ नहीं है, लेकिन लगातार वो यही बात कहता है कि मेरी पत्नी जो है तुम्हारे साथ है, मुझे सच सच बता दो, नहीं तो देख लेना अच्छा नहीं होगा। उसका दामाद जब बार बार उसकी बात ही सुन रहा था, बार बार उसका फ़ोन आ रहा था, तो उसका दामाद जो होता है वो कहता है कि 18 साल तक तुमने इसे बहुत परेशान रखा है, 18 साल तक तुमने इसे बहुत दुखी रखा है, इसे कभी दुख नहीं होगा और इसे कभी मैं दुखी नहीं रखूँगा और ना ही मैं इसे किसी चीज़ की परेशानी होने दूँगा। जब ये सारी बातें वो अपने ससुर से कह रहा था उसकी अपनी सास के बारे में, तो उसका ससुर जो होता है वो सोच ही नहीं पा रहा था, समझ ही नहीं पा रहा था कि आखिरकार उसका दामाद ये सारी बातें उससे क्यों कह रहा है और आखिरकार कैसे कह रहा है।
तभी वो फ़ोन काट देता है। फ़ोन काट देने के बाद जो राहुल का फ़ोन होता है वो बंद हो जाता है। जब बंद हो जाता है तो दामाद उसका जो ससुर होता है वो जब उसे बार बार फ़ोन करने की कोशिश करता है उन दोनों को, तो फ़ोन जो होता है बंद होता है। तभी वो अपने रिश्तेदारों में बताता है। रिश्तेदारों में बताने के बाद वो सब जगह बता देता है। बताने के बाद तभी उसके रिश्तेदार जो होते हैं वे कहते हैं कि तुम अपने जेवरात देखो, तुम अपने पैसे देखो, क्या तुम्हारे सब कुछ सुरक्षित है? फिर वे भी गायब हो गए हैं। तभी वो अपनी जेवरात देखता है और जो घर में नकदी होती है वो देखता है, तो वो बताता है कि उसके घर में 5 लाख के जेवरात होते हैं और 3.5 लाख की नकदी होती है, वो गायब हो चुकी है, वो घर में नहीं रखी हुई है। जब ये सारी बातें उसे पता चलती है तभी वो पुलिस स्टेशन जाता है। पुलिस स्टेशन जाने के बाद वहाँ पर रिपोर्ट दर्ज करवाता है। रिपोर्ट दर्ज नहीं हो पाती है क्योंकि वो मामला जो होता है लेकिन जीडी में जाता है, क्योंकि रिपोर्ट दर्ज इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि वे दोनों जो होते हैं बालिग होते हैं, यानी कि सास की जो उम्र होती है वो 38 साल होती है और राहुल की जो उम्र होती है 20 साल होती है। तो जितेंद्र जो होता है वो बताता है कि मैंने अपनी बेटी की शादी एक राहुल नाम के लड़के से की थी। राहुल जो होता है एक वो कर्नाटक की जो राजधानी होती है बेंगलुरु, वहाँ पर रहकर कपड़ों का काम करता है, यानी कि फेरी का काम करता है। वो गांव-गांव जाकर कपड़े बेचा करता था। मैं उससे अपनी बेटी का रिश्ता तय कर देता हूँ। रिश्ता तय जो होता है अक्टूबर सन 2024 में होता है। जब रिश्ता तय अक्टूबर सन 2024 में होता है तभी वो उसे लड़का जो होता है बहुत अच्छा लगता है। उसकी बेटी जो होती है 8वीं फेल होती है, यानी कि 8वीं पास होती है और वो शिवानी नाम होता है उस लड़की का। और जो उसकी माँ होती है उससे इस रिश्ते को लेकर आती है और उस रिश्ते को लेकर आने के बाद वो कहती है कि मेरी बेटी के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन उसकी माँ जो होती है लगातार उससे फ़ोन पर बातें किया करती थी। जब उससे लगातार फ़ोन पर बातें किया करती थी तब उससे पति पूछा करता था कि तुम किससे बात कर रही हो, तो वो बताती थी कि मैं राहुल से बात कर रही हूँ, मैं अपने दामाद से बात कर रही हूँ। जब वो सारी बातें कहती थी तभी ये इसका जो पति होता है उसे थोड़ा थोड़ा शक होता था, लेकिन इतना शक नहीं होता था कि वो ये कह सके तुम ऐसा ना करो। अब जैसे ही दिन बीतते चले जाते हैं, महीने बीतते चले जाते हैं, जब महीने बीतते चले जाते हैं तो 1 मार्च सन 2025 को जो ये सास होती है इससे पता चलता है कि राहुल की तबीयत जो है बहुत ख़राब हो चुकी है, वो बहुत ख़राब हो गई है। तभी अपने पति जितेंद्र को बताती है कि मेरे जो दामाद है उसकी तबीयत बहुत ख़राब हो चुकी है और ना ही तो उसे कोई देखने वाला है, ना ही उसे कोई देख रेख करने वाला है, तो मुझे जाना चाहिए। तो इसका पति जो होता है वो कह देता है कि ठीक है तुम्हें जाना चाहिए, क्योंकि एक सास और दामाद का जो रिश्ता होता है माँ बेटे का होता है। सास दामाद का जो रिश्ता होता है वो इतना पवित्र होता है कि उसे ऐसे कलंकित नहीं किया जा सकता है। तभी पति जो होता है उसे जाने की अनुमति दे देता है और जो सास होती है वो 1 मार्च सन 2025 को राहुल के पास पहुंच जाती है, यानी कि अपने दामाद के पास पहुंच जाती है। जब दामाद के पास पहुंच जाती है तो वहां पर जाने के बाद जब उसकी तबीयत होती है वो ख़राब होती है, उसकी देख रेख करते हैं, लेकिन देख रेख करते करते जो उनकी नज़दीकियाँ होती है वो इतनी बढ़ जाती है कि वे दोनों जो होते हैं एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं। शारीरिक संबंध बनाने के बाद वो सास जो होती है उसके साथ 5 दिन रुकती है, यानी कि 5 मार्च को अपने घर आती है। जब 5 दिन उसके साथ रुकती है, 5 दिन रुकने के बाद वो जब अपने घर आती है, घर आने के बाद कहती है कि राहुल अब ठीक है, उसकी तबीयत में सुधार आ चुका है। जब उन दोनों के बीच इतनी नज़दीकियाँ बढ़ जाती है तो दोनों जो होते हैं एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। इनकी बातें जो होती है 24 घंटे में 14 घंटे हुआ करती थी। अब ऐसे ही समय बीतता चला जाता है। जब समय बीतता चला जाता है तो इसका पति जो होता था बार बार पूछता था कि तुम किससे बातें कर रही हो, तो बार बार यही कहा करती थी कि मैं अपने दामाद से बातें कर रही हूँ। उसे इतना शक भी नहीं होता था, कभी कभी होता था, लेकिन इतना शक नहीं होता था कि वो अपने दामाद के साथ कुछ ऐसा भी कर सकती है। तभी वो जब 6 अप्रैल सन 2025 को उसकी बहन के यहाँ कार्ड देने जाता है तभी वो गायब हो जाते हैं। गायब हो जाने के बाद पूरे गाँव में, पूरे सोशल मीडिया पर ये बातें वायरल होने लगती है कि एक जो सास होती है अपने दामाद के साथ भाग गई है और उसकी जो बेटी की शादी होती है, उस बेटी की शादी को सिर्फ 9 दिन बाकी रहते हैं। अब मीडिया वाले जो होते हैं जब उनके घर जाते हैं, घर जाने के बाद उसकी बेटी से पूछताछ करते हैं तो उसकी बेटी जो होती है वो कहती है कि मुझे उनसे कुछ नहीं चाहिए, ना ही तो मुझे अपनी माँ से कोई गिला है, ना ही मुझे उससे कोई गिला है जिसके के साथ मेरी शादी होने वाली थी। लेकिन जो हमारे पैसे गए हैं, जो हमारे जेवरात गए हैं, मैं अपनी माँ से सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि वे सब चीज़ हमें वापस कर दें। इधर उसका पति जो होता है वो भी यही बात कह रहा था कि मैं अपनी बीवी से सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ कि आखिरकार उसने अपनी बेटी के साथ ये सब क्यों किया है। अब जैसे ही सारी बातें सोशल मीडिया पर वायरल होने लगती है, जब वायरल होने लगती है उसकी बेटी की शादी भी टूट जाती है, ना ही उन दोनों को कुछ पता लगता है। और जब पुलिस वाले जो होते हैं ना ही तो उनकी FIR लिखते हैं, लेकिन सिर्फ ये मामला GD में चला जाता है। वे इन्हें ढूंढने की कोशिश में लगे रहते हैं, लेकिन ना ही तो वे जब अपने बड़े अधिकारियों से बात करते हैं और कहते हैं कि हम इन दोनों के खिलाफ़ कैसे रिपोर्ट दर्ज कर सकते हैं, क्योंकि सास भी जो है वो भी बालिग है और जो दामाद है वो भी बालिग है। वे दोनों एक दूसरे के साथ अगर रहना चाहते हैं तो हम उन्हें ना भी नहीं कर सकते, इनकार भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर बात आ रही थी तो सिर्फ इतनी आ रही थी कि जितेंद्र कुमार की जो पत्नी होती है सपना देवी, उनका भी दोनों का तलाक नहीं हुआ था। उसने उसके ऊपर जाकर उसके साथ रहने का फैसला किया था। पुलिस वाले जो होते हैं जब उन्हें ढूंढने में लग जाते हैं,
कोई अभी इन दोनों का पता भी लग जाता है। पता लग जाने के बाद ये दोनों जो होते हैं अपने आप को सरेंडर भी कर देते हैं। मीडिया में ये बताया जाता है कि इन दोनों को जो उठाया गया है वो बिहार और नेपाल का जो बॉर्डर है वहाँ से उठाया गया है, लेकिन पुलिस वाले जो होते हैं वे कहते हैं कि इन दोनों ने खुद सरेंडर किया है, ये दोनों खुद हमारे पास आए हैं। जब सास और दामाद को बैठाकर बातें पूछी जाती है, उनसे कहा जाता है कि तुमने ऐसा क्यों किया है, तो सास जो होती है एक ऐसा खुलासा करती है। सास एक ऐसी बात बताती है जिसे सुनकर सब हैरान रह जाते हैं। सास जो होती है वो कहती है कि उसका जो पति है वो बहुत ही शक्की है। उसका पति जो होता है उस पर बहुत शक करता है, उसे तन तन बात को लेकर शक किया करता था। अगर मैं कहीं भी थोड़ी सी बातें कर लिया करती थी तभी वो कहता था कि तुम कहाँ पर बात कर रही हो, क्यों बात कर रही हो, और मुझ पर कभी कभी वो ऐसी हाथ भी उठा दिया करता था। जब ये सारी बातें पुलिस वालों के सामने रखती और कहती है कि जैसे मैं अपने दामाद से बातें करती थी, खुद मैं अपनी बेटी के लिए अपने दामाद को ढूंढ कर लेकर आती हूँ, खुद मैं चाहती थी कि मेरी बेटी की शादी हो इससे, लेकिन जब मैं इससे बातें किया करती थी तो मेरा पति जो होता था मुझ पर शक किया करता था और कहा करता था तुम इससे इतनी बातें क्यों करती हो, और मुझ पर ना जाने कैसे कैसे लांछन लगाया करता था। अब मैं सारी बातें जो होती है राहुल से बताती हूँ। जब राहुल से सारी बातें बताती हूँ तो वो उसे दिलासा देता है, उसका जो दर्द होता है अपने साथ बांटता है, यानी कि ये दोनों जो होते हैं अपने एक दूसरे के साथ सुख दर्द बांटते हैं। जब अपने सुख दुख अपने एक दूसरे को बताने लगते हैं तब कहीं जाकर इन दोनों के बीच जो नज़दीकियाँ होती है वो पता नहीं कब इतनी बढ़ जाती है कि जब राहुल बीमार होता है तो सास जो होती है उसके पास पहुंच जाती है। पहुंचने के बाद उसकी देख रेख करने लगती है और उसके साथ कुछ ऐसे रिश्ते बनाने लगती है, अवैध रिश्ते चला लेती है कि शायद उसे नहीं बनाने चाहिए थे। सास जो होती है वो सारी बातें बताती है कि उसके पति की वजह से ही ये सब कुछ हुआ है। अगर उसका पति उस पर शक ना करता तो आज मैं इस जगह पर ना बैठी हुई होती, आज मैं अपने दामाद के साथ ना रह रही होती। उसका दामाद जो होता है उसे सहानुभूति देता है और उसके साथ प्यार करने लगता है, और जो सास होती है वो भी इसी चीज़ की भूखी होती है, यानी कि वो भी यही चाहती थी कि उसे कोई प्यार करे, उसे कोई अपने जब पास रखे तो उसे इतने प्यार से रखे कि उसे किसी चीज़ की कमी ना हो। उसे कहीं ना कहीं अपने पति के साथ उस चीज़ की कमी हो रही थी, प्यार की कमी हो रही थी। और ऐसा कैसा प्यार है जो उसे अपने पति के साथ अपनी बेटी का जो रिश्ता है वो भी नहीं दिखा, जिसे अपनी बेटी के लिए लेकर आती है वही उसके साथ रहने लगती है। ना ही तो उसने अपनी बेटी की खुशियाँ देखी, ना ही उसने देखा कि उसकी बेटी का जो घर है वो बर्बाद हो जाएगा, और उसने ये भी नहीं देखा कि उसकी बेटी की शादी आने वाले समय में कितनी दिक्कतों से गुजरेगी। उसकी बेटी से जब कोई शादी करेगा तो उसे कितने तानों से भर देगा। उसकी माँ जो होती है वो सारी बातें नहीं सोचती, वो सिर्फ इतना बताती है कि उसने ये सब कुछ जो किया है अपने पति की वजह से किया है। अगर उसका पति उस पर शक ना करता तो शायद वो इस जगह पर ना होती। अब उसकी बेटी जब ये सारी बातें सुनती है तो अपनी माँ से कहती है कि माँ तुमने ऐसा क्यों किया, अब मेरे साथ क्या होगा, अब मेरे आने वाला कल कैसा होगा, मेरा आने वाला भविष्य कैसा होगा। इधर सास जो होती है यानी कि शिवानी की जो माँ होती है सपना देवी, वो अपनी बेटी को कुछ जवाब दे ही नहीं पाती, लेकिन मीडिया के सामने सारी बातें कहती है कि मैं अपने दामाद के साथ रहना चाहती हूँ, मैं इसके साथ अपना ज़िंदगी गुजारना चाहती हूँ। अब ये उन सब के ऊपर डिपेंड करता था कि ये सब क्या चाहेंगे, आखिरकार क्या सपना जो राहुल के साथ रह पाएगी या फिर ना रह पाएगी। ये सब कुछ उस दौर से गुजरते हुए पता लगता है कि जो उसका पति होता है उसे रखने देगा उसके साथ या फिर नहीं रखने देगा। लेकिन पुलिस वाले जो होते हैं यहाँ पर बहुत तंग रह जाते हैं। पहले से वे एफआईआर रिपोर्ट दर्ज नहीं करते, अपने बड़े अधिकारी से बात करते हैं कि हम आखिरकारी रिपोर्ट दर्ज करें तो करें कैसे। लेकिन जैसे ही वे अपने आप को सरेंडर करते हैं, सरेंडर कर देने के बाद वे एक ऐसी कहानी सुनाते हैं जिस कहानी को सुनकर पुलिस वाले खुद हैरान रह जाते हैं। सोशल मीडिया में बताया जाता है कि वे अपने आप को खुद इसलिए सरेंडर करते हैं क्योंकि उनके ऊपर जो इल्ज़ाम लगा था चोरी का, 5 लाख के जेवर का और 3.5 लाख की नकदी का, वे कहते हैं कि हमने वे नहीं चुराए हैं। गाँव वाले जो होते हैं वे कहते हैं कि शायद बदनामी के डर से दोनों जो होते हैं इन्होंने पुलिस वालों को सरेंडर किया, क्योंकि इनकी बदनामी जो होती है बहुत हो चुकी थी। कोई कुछ बात बनाता है तो कोई कुछ बात बनाता है, लेकिन सही बात किसी को पता ही नहीं होता है। सही बात आखिरकार क्या होती है क्या नहीं होती है किसी को नहीं पता होता। सिर्फ इतना पता होता है कि एक दामाद और सास जो होते हैं एक दूसरे के साथ प्रेम प्रसंग चला रहे थे, एक दूसरे के साथ रह रहे थे। एक माँ ने अपनी बेटी नहीं देखी और एक पिता जो होता है वो ये सारी बातें सहन नहीं कर पाता कि उसकी बेटी के साथ आखिरकार ये सब कैसे हो गया। और उसकी पत्नी ने सिर्फ इसलिए ये सब कदम उठाया कि उस पर शक करता था, सिर्फ इतनी सी बात के लिए। उसका जो पति होता है वो बात मानने के लिए तैयार नहीं होता। वो कहता है कि मेरी पत्नी का जो कैरेक्टर है वो शायद सही नहीं था, मेरी पत्नी ने सब कुछ सही नहीं किया है। उसने अपने दामाद के साथ ही प्रेम प्रसंग चला लिया, अपने दामाद के साथ ही अवैध संबंध चला लिए। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का मकसद मेरा आपका दिल दुखाना नहीं था, आपको परेशान करना नहीं था, आपको घटना के बारे में बताना तो आपको सचेत करना था। आप अपने परिवार के साथ खुश रहिए। नमस्कार।